नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है व्यापार और पेशे से होने वाली आय की गणना। हम्म। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर राहुल एस खरात के कुछ नोट्स हैं। देखिए, जब भी कोई बिजनेस करता है तो साल के अंत में एक हिसाब लगाता है। सही है। कितना कमाया, कितना गवाया। ये जो प्रॉफिट आता है इसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जब टैक्स भरने की बारी आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, एक मिनट, आपका प्रॉफिट हम अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ। और यहीं से सारी कहानी थोड़ी उलझ जाती है। हाँ, आज हमारा मकसद इसी उलझन को सुलझाना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अच्छा। एक तरफ है बिजनेस का प्रॉफिट जो उसकी अपनी किताबों में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखता है, और दूसरी तरफ है टैक्स का प्रॉफिट जिस पर सरकार टैक्स मांगती है। बिल्कुल। और ये जो पीएनएल स्टेटमेंट है ना, वो तो बस एक शुरुआती बिंदु है। मंजिल नहीं है। हाँ, मंजिल नहीं है। आज हम इसी सफर को समझेंगे, कैसे एक अकाउंटिंग प्रॉफिट इनकम टैक्स के नियमों की छन्नी से गुजरकर टैक्सेबल प्रॉफिट बन जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस इनकम की बात करता है तो इसका मतलब क्या सिर्फ सामान खरीदना बेचना है, या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हर तरह का व्यापार, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग तो आता ही है। साथ ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे जो पेशेवर हैं, उनकी कमाई भी इसी के तहत आती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई एक बार का सौदा भी करता है जो व्यापार जैसा लगता है, तो उससे हुआ मुनाफा भी बिजनेस इनकम माना जा सकता है। और ये सिर्फ मुनाफे तक ही सीमित नहीं है ना। मैंने नोट्स में पढ़ा कि कुछ और चीजें भी हैं जो सीधे सीधे प्रॉफिट नहीं होती, पर उन्हें भी बिजनेस इनकम मान लिया जाता है। हाँ, जैसे कोई मुआवजा या कोई और तरह का फायदा। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। मान लीजिए आपकी कोई बिजनेस एजेंसी थी जो किसी कंपनी ने अचानक बंद कर दी। ठीक है। और उसके बदले आपको मुआवजा दिया, तो वो पैसा आपकी बिजनेस इनकम है। या सोचिए, आपके किसी सप्लायर ने खुश होकर आपको एक नई गाड़ी गिफ्ट कर दी। अरे वाह। तो उस गाड़ी की जो कीमत है वो आपकी बिजनेस इनकम में जुड़ जाएगी। अच्छा। यहाँ तक कि अगर कोई पार्टनर अपनी ही पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस या कमीशन लेता है, तो वो भी उसकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, सैलरी इनकम नहीं। ठीक है, तो आय का दायरा तो साफ हो गया। अब आते हैं उस कैलकुलेशन पर। नोट्स में एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रारूप की बात है। हाँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हर जगह इस्तेमाल होता है। ऐसा लगता है कि ये 4 कदमों की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। सारी गणना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए गए नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने पर टिकी है। आप इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जिसके 4 स्टेप हैं। पहला, पीएनएल का नेट प्रॉफिट लीजिए। दूसरा, इसमें उन खर्चों को वापस जोड़ दीजिए जिनकी टैक्स में छूट नहीं मिलती। डिसअलाउड एक्सपेंसेस। हाँ, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तीसरा, इसमें से उस आय को घटा दीजिए जो पीएनएल में तो है पर बिजनेस की नहीं है। ओके। और आखिर में चौथा, उन कटौतियों को घटाइए जिनकी इजाजत सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट देता है। इन 4 कदमों के बाद जो रकम बचती है वही आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम है। एक मिनट, यहाँ दूसरा कदम मुझे थोड़ा खटक रहा है। अस्वीकृत खर्चों को वापस जोड़ना। अगर बिजनेस ने कोई खर्च किया है, मतलब पैसा जेब से गया है, तो उसे हम मुनाफे में वापस क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो बिजनेस के असल मुनाफे को गलत तरीके से बढ़ाने जैसा नहीं हुआ? ये सवाल बहुत वाजिब है और यहीं पर आप समझिए सारा खेल छिपा है। अच्छा। आप इसे गलत तरीके से बढ़ाना नहीं बल्कि सही करना कह सकते हैं। सोचिए, एक बिजनेस ने अपने पीएनएल में 100 तरह के खर्चे दिखाए। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है इन 100 में से ये 10 खर्चे हमें मंजूर नहीं है। तो उन 10 खर्चों को घटाने से जो प्रॉफिट कम हो गया था उसे वापस सही स्तर पर लाने के लिए क्या करना होगा? उन्हें वापस जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें उन खर्चों को वापस जोड़ना पड़ता है। हम एक तरह से अकाउंटिंग की भाषा का टैक्स की भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। अच्छा, तो हम पीएनएल अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चश्मे से देख रहे हैं। तो फिर ये कौन से खर्चे हैं जिन पर टैक्स डिपार्टमेंट को एतराज होता है? नोट्स में कुछ उदाहरण हैं। कुछ आम या चौंकाने वाले उदाहरण कौन से हो सकते हैं? कई दिलचस्प उदाहरण हैं। सबसे आम है निजी खर्चे। मान लीजिए बिजनेस के मालिक ने अपने बच्चे की स्कूल फीस या अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के खाते से भर दिया और उसे पीएनएल में खर्च दिखा दिया। टैक्स डिपार्टमेंट साफ कहेगा ये बिजनेस का खर्च नहीं, आपका निजी खर्च है। तो इसे वापस प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। मैंने एक केस देखा था जहां
एक व्यापारी ने अपने घर के कुत्ते के खाने का खर्च ऑफिस पेंट्री एक्सपेंस में डाल दिया था। जाहिर है उसे इसकी छूट नहीं मिली। ये तो कमाल का उदाहरण है। और इसके अलावा? एक और बहुत बड़ा आइटम है प्रावधान, मतलब प्रोविजंस। बिजनेस अक्सर भविष्य के अनुमानित नुकसान के लिए पहले से ही पैसा अलग रख देते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? हाँ, कि शायद कुछ देनदार पैसा ना दें। अकाउंटिंग के लिए ठीक है, पर इनकम टैक्स का नियम बड़ा सख्त है। वो कहता है अनुमान पर छूट नहीं मिलेगी। तो फिर कब मिलेगी? जब कोई कर्ज असल में डूब जाए, आप उसे वसूलने की सारी कोशिश कर चुके हों और उसे बही खाते से हटा दें, तभी उसे खर्च माना जाएगा। मतलब शायद नुकसान होगा पर नहीं, नुकसान हो गया पर छूट मिलेगी। ठीक है। और कोई बड़ा खर्च? हाँ, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस। जैसे आपने बिजनेस के लिए 5 लाख की कोई नई मशीन खरीदी। आप पूरे 5 लाख को एक ही साल में खर्चे के तौर पर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उस मशीन का फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। सही है। तो इस 5 लाख को वापस प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा और इसके बदले आपको हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन मिलता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ये तो मंतकी लगता है। नोट्स में धारा 43B और कैश पेमेंट के नियमों का भी जिक्र है। ये क्या है और इनके पीछे सरकार का मकसद क्या है? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 43B कहती है कि कुछ खास खर्चे जैसे जीएसटी, प्रोविडेंट फंड का योगदान या बैंक का ब्याज, इनकी छूट आपको तभी मिलेगी जब आपने उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन से पहले असल में चुका दिया हो। अच्छा, सिर्फ किताबों में एंट्री करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सरकार का मकसद ये पक्का करना है कि बिजनेस अपनी कानूनी देनदारियों को समय पर पूरा करें, खासकर कर्मचारियों और सरकार से जुड़ी। अच्छा, मतलब सरकार कह रही है कि अगर आप अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करेंगे, बहुत साफ, पहुना आपको उस खर्च की टैक्स में छूट भी नहीं देंगे। बहुत साफ। और कैश पेमेंट वाला नियम, नकद भुगतान का नियम, सीधे सीधे काले धन पर रोक लगाने की कोशिश है। नियम कहता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट करते हैं, सिर्फ 10,000? हाँ 10,000, तो आपका वो पूरा का पूरा खर्च अमान्य हो जाएगा। उसे वापस मुनाफे में जोड़ दिया जाएगा। पूरा खर्च? पूरा। ट्रांसपोर्टरों के लिए ये सीमा 35,000 है। सरकार चाहती है कि हर बड़े खर्च का एक डिजिटल निशान हो जिसे ट्रैक किया जा सके। तो हमने उन खर्चों का हिसाब कर लिया जिनकी टैक्स में छूट नहीं मिलती, लेकिन आय का क्या? पीएनएल में तो हर तरह की कमाई जुड़ी होती है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई आय पीएनएल में तो हो लेकिन इनकम टैक्स उसे बिजनेस इनकम ना माने? बिल्कुल होता है, और यही हमारा तीसरा कदम है। पीएनएल अकाउंट एक मिक्स बैग की तरह होता है। हमें उसमें से सिर्फ बिजनेस की आय को अलग करना होता है। मान लीजिए बिजनेस के नाम पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और उस पर ब्याज मिला, तो वो आय तो है? आय है, पीएनएल में भी दिखेगी, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से ये अन्य स्रोतों से आय है, बिजनेस इनकम नहीं। और अगर बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो, जैसे ऑफिस के ऊपर वाला फ्लोर, तो उसका किराया मकान संपत्ति से आय के तहत टैक्सेबल होगा। अच्छा। इसी तरह अगर बिजनेस ने कोई पुरानी मशीन या बिल्डिंग बेची और उस पर मुनाफा हुआ, तो वो पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन्स कहलाता है। तो इस तीसरे कदम में हम इन सभी आय को बिजनेस प्रॉफिट से हटा देते हैं, ताकि हर आय पर सही हेड के तहत और सही दर से टैक्स लगे। बिल्कुल, और किसी भी आय पर 2 बार टैक्स ना लग जाए। ठीक है, अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। चौथा कदम है स्वीकार्य व्यावसायिक कटौतियों को घटाना। लेकिन अभी तो हम खर्चों को वापस जोड़ रहे थे, अब फिर से कुछ घटा रहे हैं। क्या सारे खर्चे पहले ही पीएनएल में नहीं घटाए जा चुके? सारे नहीं, कुछ कटौतियां ऐसी हैं जिनकी इजाजत सिर्फ इनकम टैक्स के नियम देते हैं, अकाउंटिंग के नियम नहीं। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आइटम है डेप्रिसिएशन। अरे, तो इसका मतलब एक ही मशीन पर कंपनी अपने हिसाब से अलग डेप्रिसिएशन लगा रही है और टैक्स भरते समय उसे एक बिल्कुल अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हाँ, ये तो 2 बार काम करने जैसा हो गया। ऐसा क्यों है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये दोहरा काम ही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स के उद्देश्य अलग-अलग हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कंपनी की अपनी पॉलिसी पर होता है, वो संपत्ति की असल टूट-फूट के हिसाब से होता है। कोई कंपनी हर साल बराबर डेप्रिसिएशन लगा सकती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सबको एक ही तराजू में तौलता है। वो कैसे? वो एक खास तरीका जिसे WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं,
और हर तरह की संपत्ति के समूह के लिए खास दरें तय करता है। ये WDV तरीका काम कैसे करता है? WDV का मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन संपत्ति की घटी हुई कीमत पर लगता है। अच्छा। मान लीजिए 1 लाख की मशीन पर 15% डेप्रिसिएशन है। पहले साल छूट मिलेगी 15,000। अब मशीन की कीमत बची 85,000। ठीक। तो अगले साल डेप्रिसिएशन 85,000 पर 15% लगेगा, यानी 12,750। तो शुरू के सालों में छूट ज्यादा मिलती है। हाँ, और इसीलिए हम दूसरे कदम में अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन को वापस प्रॉफिट में जोड़ते हैं और इस चौथे और आखिरी कदम में इनकम टैक्स नियमों के हिसाब से कैलकुलेट किए गए डेप्रिसिएशन को घटाते हैं। अब जाके ये पूरी तस्वीर साफ हुई। ये 4 कदमों वाला हिसाब किताब तो काफी मतलब उलझावा लग सकता है, खासकर छोटे दुकानदारों या फ्रीलांसरों के लिए। क्या उनके लिए कोई आसान रास्ता भी है? बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। इसी के लिए सरकार ने अनुमानित कराधान यानी प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम बनाई है। अच्छा। सरकार समझती है कि हर छोटा दुकानदार या फ्रीलांसर इतना जटिल हिसाब किताब नहीं रख सकता और ना ही वो किसी महंगे कंसल्टेंट का खर्च उठा सकता है। तो ये स्कीम काम कैसे करती है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए एक छोटा किराना स्टोर है जिसका सालाना टर्नओवर 80 लाख रुपए है। उसे ये सब P&L, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो फिर अगर उसका ज्यादातर लेन देन डिजिटल तरीके से होता है तो वो सीधे अपने टर्नओवर का 6% यानी 4,80,000 रुपए अपनी आय घोषित करके उस पर टैक्स दे सकता है। बस? हाँ, अगर ज्यादातर लेन देन कैश में है तो 8%। ये भरोसे पर आधारित एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो लाखों छोटे व्यापारियों को जटिल नियमों से बचाती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, नोट्स में टैक्स ऑडिट का भी जिक्र था। इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ती है? टैक्स ऑडिट एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। जब बिजनेस एक निश्चित आकार से बड़ा हो जाता है तो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये जो जटिल गणना हमने अभी डिस्कस की वो सही तरीके से की गई है। बिल्कुल। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर आमतौर पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए या किसी पेशेवर की आमदनी 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। CA अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि करदाता ने सारे नियमों का पालन किया है या नहीं। ये टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा से जो एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई है वो ये है कि प्रॉफिट का कोई एक मतलब नहीं होता। जो प्रॉफिट बिजनेस की किताबों में दिखता है वो और है, और जिस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है वो बिल्कुल अलग कहानी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट तक का एक अनुवाद का सफर है। सही। इसकी कुंजी ये समझना है कि टैक्स कानून किस चीज की इजाजत देता है और किसकी नहीं। ये असलियत को कागजों से ज्यादा महत्व देता है। जैसे आपने कहा, कोई प्रावधान तब तक असली खर्च नहीं है जब तक पैसा हाथ से चला ना जाए। बिल्कुल। ये नियमों का एक तार्किक ढांचा है जो एक समान खेल का मैदान बनाने की कोशिश करता है। इन नोट्स और हमारी बातचीत ने इसे एक रोड मैप की तरह बना दिया है जो अकाउंटिंग की गलियों से निकलकर टैक्सेशन के हाईवे तक जाता है। ये एक रोड मैप ही है और इसे समझना हर बिजनेस चलाने वाले के लिए बेहद जरूरी है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? ये पूरी संरचना मुनाफे को टैक्स के लिए एक खास तरीके से परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर सरकार मुनाफे की अपनी परिभाषा बना सकती है तो एक बिजनेस के लिए मुनाफे का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ टैक्स फॉर्म पर लिखा एक नंबर है, बैंक में रखा कैश है, या समाज के लिए बनाई गई कोई वैल्यू? नियम हमें कानूनी जवाब देते हैं, लेकिन असली सवाल हमेशा बना रहता है,